नमस्ते। आज हम भारत सरकार के कह सकते हैं इंजन रूम में उतर रहे हैं, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। हाँ। हमारे पास लूसेंट की किताब के वो पन्ने हैं जिन्हें यूपीएससी, बीपीएससी और एसएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला हर एस्पिरेंट जरूर पढ़ता है। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ इन तथ्यों को दोहराना नहीं, बल्कि ये समझना है कि ये नियम, कानून, ये पद असल में मिलकर सरकार चलाते कैसे हैं। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ कुछ अनुच्छेद या नाम नहीं है, ये एक पूरी व्यवस्था का खाका है। हम इसे एक मशीन की तरह देखेंगे। इसके कौन से पुर्जे हैं, कौन सा पुर्जा क्या काम करता है और इसे चलाने का सिद्धांत क्या है। सही बात है। जब परीक्षा में सवाल घुमाकर पूछा जाता है तो यही समझ काम आती है, रटे हुए तथ्य नहीं। तो चलिए इस मशीन को बिल्कुल शुरुआत से बनाते हैं। संविधान ने इसका ब्लूप्रिंट कैसे तैयार किया? इस पूरी व्यवस्था की नींव कहाँ रखी गई है? इसकी नींव रखी गई है अनुच्छेद 74 में। आर्टिकल 74? हाँ, ये अनुच्छेद बहुत साफ कहता है कि राष्ट्रपति को उनके काम में मदद करने और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ओके। यही संसदीय लोकतंत्र का सार है। राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख है, लेकिन असली कार्यकारी शक्ति इसी मंत्रिपरिषद के हाथ में है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 74 ने तो एक मंत्रिपरिषद का कॉन्सेप्ट दे दिया, लेकिन इस टीम में लोग आएंगे कहाँ से और उनका लीडर यानी प्रधानमंत्री वो कैसे चुना जाएगा? मुझे लगता है इसके लिए हमें अगले अनुच्छेद यानी आर्टिकल 75 पे जाना होगा। एकदम सही। अनुच्छेद 75(1) कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। हाँ, ये बहुत जरूरी है। प्रक्रिया सीधी है। लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रपति बहुमत वाले दल या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं और उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। यहाँ एक सवाल उठता है, खासकर गठबंधन सरकारों के दौर में सहयोगियों को खुश करने के लिए क्या प्रधानमंत्री जितने चाहें उतने मंत्री बना सकते हैं? क्या 100-150 लोगों की कैबिनेट हो सकती है? मुझे याद है स्रोत इस पर एक बहुत जरूरी रोक लगाते हैं। आपने बहुत सही नस पकड़ी है। पहले ऐसा होता था, जिसे जंबो कैबिनेट कहते थे, लेकिन 2003 में 91वां संविधान संशोधन लाया गया। अच्छा। इसके तहत अनुच्छेद 75 में एक नया क्लॉज जोड़ा गया जो कहता है कि प्रधानमंत्री समेत पूरी मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। 15%? हाँ, इसने सरकारों को बेवजह बड़ा होने से रोक दिया। ये तो हो गई टीम की साइज लिमिट। अब बात करते हैं कि ये टीम काम कैसे करती है। क्या हर मंत्री अपने मंत्रालय के लिए अकेले जिम्मेदार है या फिर पूरी टीम की एक साझा जिम्मेदारी है? अनुच्छेद 75(3) इसी बारे में कुछ कहता है ना? बिल्कुल। और ये इस पूरी व्यवस्था का सबसे जरूरी सिद्धांत है, सामूहिक उत्तरदायित्व या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? जी। अनुच्छेद 75(3) कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका मतलब बहुत गहरा है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक नाव है जिसमें सभी मंत्री सवार हैं। ये नाव एक साथ तैरती है और एक साथ ही डूबती है। एक साथ तैरना और एक साथ डूबना? इसका मतलब अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो सिर्फ उस मंत्री को नहीं बल्कि पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। या अगर सरकार का कोई महत्वपूर्ण बिल जैसे बजट लोकसभा में पास नहीं हो पाता तो इसे सरकार की हार माना जाता है और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। ओके। इसका एक और मतलब ये भी है कि कैबिनेट का हर फैसला पूरी सरकार का फैसला होता है। कोई मंत्री सार्वजनिक तौर पर ये नहीं कह सकता कि मैं इस फैसले से सहमत नहीं थी। उन्हें या तो फैसले का बचाव करना होगा या इस्तीफा देना होगा। तो अब हम इस नाव के कप्तान पर ध्यान देते हैं, प्रधानमंत्री। जाहिर है वो टीम के लीडर हैं, लेकिन संविधान उन्हें सिर्फ एक लीडर से बढ़कर भी कुछ भूमिकाएं देता है। जैसे अनुच्छेद 78 जो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच एक पुल की तरह दिखाता है। हाँ, अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का कर्तव्य तय करता है। इसके तहत प्रधानमंत्री को सरकार के सभी फैसलों और कानून के प्रस्तावों की जानकारी राष्ट्रपति को देनी होती है। यह व्यवस्था में एक तरह का चेक एंड बैलेंस बनाता है ताकि राष्ट्र के प्रमुख को ये पता रहे कि उनकी सरकार क्या कर रही है। सही। यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संवाद है।
और प्रधानमंत्री सिर्फ राष्ट्रपति को रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि कई बड़ी नीतिगत संस्थाओं के केंद्र में भी होते हैं। स्रोत बताते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद जैसी कई महत्वपूर्ण परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। ये उन्हें एक कोऑर्डिनेटर की भूमिका देता है। बिल्कुल। और उनकी सलाह की ताकत देखिए, देश के लगभग सभी बड़े संवैधानिक पदों पर नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करते हैं। अच्छा। चाहे वो भारत के महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल हों, सीएजी हों, यूपीएससी के चेयरमैन हों या चुनाव आयुक्त। ये दिखाता है कि देश का प्रशासनिक ढांचा चलाने में प्रधानमंत्री की भूमिका कितनी केंद्रीय है। और शायद सबसे बड़ी शक्तियों में से एक, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सलाह दे सकते हैं। यानी वो समय से पहले चुनाव की सिफारिश कर सकते हैं। जी। लेकिन एक बात जो स्रोत में लिखी है और जो प्रधानमंत्री की स्थिति को सबसे नाटकीय ढंग से दिखाती है, वो ये है कि अगर प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दें या उनकी मृत्यु हो जाए तो क्या होता है? तब पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद अपने आप भंग हो जाती है। अपने आप? हाँ, स्रोत में से स्वतः विघटित होना कहा गया है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा वरिष्ठ मंत्री काम संभालने लगता है। उस इस्तीफे या मृत्यु के साथ ही पूरी सरकार का अंत हो जाता है। एक शून्यता या वैक्यूम पैदा हो जाता है जो तभी भरता है जब राष्ट्रपति किसी नए व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और वो अपनी नई टीम बनाते हैं। मतलब पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद का अस्तित्व ही प्रधानमंत्री की पद पर टिका है। बिल्कुल। हमने प्रधानमंत्री की शक्तियों की बात तो कर ली, पर अब जरा उनकी टीम यानी मंत्रिपरिषद की बनावट को समझते हैं। स्रोत बताते हैं कि इसमें 3 तरह के मंत्री होते हैं। ये एक सपाट ढांचा नहीं है। इन तीनों में क्या फर्क है? हाँ, ये एक पिरामिड की तरह है। सबसे ऊपर और सबसे शक्तिशाली होते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री ये अपने अपने मंत्रालयों जैसे गृह, रक्षा, वित्त, विदेश इन सब के प्रमुख होते हैं और सरकार के सभी बड़े नीतिगत फैसले यही लेते हैं। जब हम कैबिनेट की बैठक सुनते हैं तो उसमें यही मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, तो कैबिनेट एक तरह से सरकार का कोर ग्रुप हो गया। हाँ। फिर राज्य मंत्री का क्या रोल है? राज्य मंत्री दूसरे स्तर पर आते हैं। इनकी 2 भूमिकाएं हो सकती हैं। या तो वे किसी कैबिनेट मंत्री के नीचे काम करते हैं और उनके मंत्रालय में किसी खास विभाग को संभालते हैं। ओके। या फिर उन्हें किसी छोटे मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार मतलब इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जा सकता है। अच्छा, स्वतंत्र प्रभार। हाँ, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री अपने मंत्रालय के फैसले खुद लेते हैं, लेकिन वे आमतौर पर कैबिनेट के बैठकों में तभी शामिल होते हैं जब उनके मंत्रालय से जुड़ा कोई मुद्दा हो। और सबसे निचले स्तर पर उपमंत्री होते हैं, उनकी क्या भूमिका है? उपमंत्री यानी डेप्यूटी मिनिस्टर्स का काम मुख्यतः प्रशासनिक होता है। उन्हें कोई मंत्रालय या विभाग नहीं दिया जाता, बल्कि वे कैबिनेट या राज्य मंत्रियों को उनके राजनीतिक और संसदीय कामों में मदद करते हैं। अच्छा। यह एक तरह से युवा नेताओं के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह भी काम करता है। इस पूरी व्यवस्था को पीछे से प्रशासनिक सहारा कौन देता है? यहाँ पर कैबिनेट सचिवालय का जिक्र आता है। स्रोत बताते हैं कि ये सीधे प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है। हाँ, कैबिनेट सचिवालय एक बहुत ही शक्तिशाली संस्था है। इसका प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो देश का सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है। इसका काम कैबिनेट की बैठकों का एजेंडा तैयार करना, लिए गए फैसलों का रिकॉर्ड रखना और ये सुनिश्चित करना है कि सभी मंत्रालय उन फैसलों पर अमल करें। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक और जरूरी बात है जिस पर प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर सवाल बनता है, और वो ये है कि मंत्रालयों को पैसा कौन आवंटित करता है। कई लोगों को लग सकता है कि कैबिनेट सचिवालय इतना शक्तिशाली है तो वही करता होगा। हाँ, यही लगता है। लेकिन स्रोत साफ साफ लिखते हैं कि वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय करता है, कैबिनेट सचिवालय नहीं। ये शक्तियों के बंटवारे का एक क्लासिक उदाहरण है। बिल्कुल। ये सुनिश्चित करता है कि देश के खजाने पर नियंत्रण वित्त मंत्रालय का ही रहे, जो कि एक विशेषज्ञ संस्था है। ये एक छोटा सा तथ्य है, लेकिन ये शासन के एक बड़े सिद्धांत को दर्शाता है। तो हमने सरकार की मशीनरी को समझ लिया, अब देखते हैं कि असल में ये मशीन चली कैसी है। स्रोत हमें प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के कुछ रिकॉर्ड बताते हैं जो सिर्फ सामान्य ज्ञान के तथ्य नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक कहानी कहते हैं। चलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू करते हैं। उनका कार्यकाल 16 साल 9 महीने और 12 दिन का था। बहुत लंबा कार्यकाल। हाँ, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, इतने लंबे स्थिर कार्यकाल का मतलब क्या है।
इसका मतलब है कि आप पंचवर्षीय योजनाओं जैसी लंबी अवधि की नीतियां बना सकते हैं और उन्हें लागू होते देख सकते हैं। सही। भारत के परमाणु कार्यक्रम की नींव, IITs और IIMs का नेटवर्क, विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत, ये सब उस दौर की स्थिरता की देन है। ऐसी छोटी सरकारों का देश पर क्या असर पड़ता है? सबसे बड़ा असर नीतिगत पंगुता यानी पॉलिसी पैरालिसिस और अनिश्चितता के रूप में आता है। जब सरकार को यही नहीं पता हो कि वो कल रहेगी या नहीं, तो वो बड़े और कड़े आर्थिक सुधार करने से हिचकिचाती है। निवेशकों का भरोसा कम होता है, सारा ध्यान सरकार बचाने के राजनीतिक जोड़-तोड़ पर लग जाता है, शासन पर नहीं। स्रोतों में कुछ और भी दिलचस्प किस्से हैं, जैसे चौधरी चरण सिंह, जो प्रधानमंत्री तो बने लेकिन कभी लोकसभा का सामना ही नहीं कर पाए। ये कैसे संभव हुआ? ये गठबंधन की राजनीति का एक अनोखा अध्याय है। उन्हें कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था, लेकिन विश्वास मत हासिल करने से ठीक पहले कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। उनकी सरकार गिर गई। अरे! ये दिखाता है कि संसदीय व्यवस्था में बहुमत का गणित कितना नाजुक हो सकता है। सही बात है। इसी तरह विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले प्रधानमंत्री बने, जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया गया। ये घटनाएं सिर्फ तथ्य नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र के विकास के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। उम्र के भी कुछ रिकॉर्ड हैं। मुरारी देसाई 81 साल की उम्र में सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री बने और राजीव गांधी सबसे युवा। ये भी अपने अपने दौर में एक बड़े बदलाव का संकेत था, एक तरफ अनुभव और दूसरी तरफ युवा जोश। बिल्कुल। और जब हम कार्यकाल की बात कर रहे हैं तो एक मंत्री का रिकॉर्ड भी अद्भुत है। जगजीवन राम, जो लगभग 32 वर्षों तक कैबिनेट मंत्री रहे। 32 साल? जी, ये दिखाता है कि राजनीतिक अस्थिरता के दौर में भी कुछ नेता ऐसे थे जो अपनी उपयोगिता और अनुभव के कारण हर सरकार में बने रहे। ये भारतीय राजनीति में उनकी असाधारण स्वीकार्यता को दर्शाता है। तो आज हमने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की इस पूरी व्यवस्था को इसके संवैधानिक आधार से लेकर इसके व्यवहारिक रूप तक देखा। हमने समझा कि अनुच्छेद 74 और 75 इसका ढांचा तैयार करते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व इसकी आत्मा है और प्रधानमंत्री इस पूरे तंत्र की धुरी है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये पूरी प्रणाली शक्ति और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाने की एक कोशिश है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री और उनका कैबिनेट शक्तिशाली हैं ताकि वे निर्णायक फैसले ले सकें, लेकिन वे लोकसभा के प्रति जवाबदेह हैं ताकि वे निरंकुश न हो सकें। हमारे स्रोतों में दिए गए ये ऐतिहासिक उदाहरण दिखाते हैं कि संतुलन को बनाए रखना कई बार कितना मुश्किल रहा है। और अंत में सुनने वालों के लिए एक सवाल। हमने देखा कि कैसे नेहरू जी का लंबा कार्यकाल देश को एक नीतिगत स्थिरता दे पाया, जबकि 90 के दशक की छोटी सरकारें अनिश्चितता का दौर लाईं। ये सोचने पे मजबूर करता है, क्या एक लंबी स्थिर सरकार द्वारा दी गई नीतिगत निरंतरता हमेशा एक गठबंधन सरकार की उस प्रकृति से बेहतर होती है जो शायद कम स्थिर हो पर जिसमें ज्यादा विचारों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन हमारा संविधान इन दोनों ही संभावनाओं के लिए रास्ता बनाता है।